नमस्कार। हिंदी प्रकाशन समिति के एक नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं और साथ में माफ़ी भी चाहते हैं कि एक लंबे समय के बाद हम फिर एक नया एपिसोड लेकर के आ रहे हैं। लेकिन कई सारी जो है वो चीज़ों को हम लोगों को दुरुस्त करना था, उसके बाद हम आगे बढ़े। लेकिन एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी सूचना ये है कि हिंदी प्रकाशन समिति फाइनली जो सोच रही थी कि वो एक त्रैमासिक पत्रिका निकालेगी, तो वो त्रैमासिक पत्रिका हमारे सामने है। इसको पाठकों से बड़ा प्यार मिल रहा है और लोग बहुत इसको पसंद कर रहे हैं। तो आज इस पत्रिका को शुरू करने वाले जो हमारे फाउंडर संपादक हैं, निधि और देवांश, ये लोग आज हमारे साथ हैं। हम आज इनसे बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये पूरी पत्रिका का जो इंसेप्शन है, जो प्लानिंग थी, वो कैसे शुरू हुई। इन लोगों ने क्या कभी सोचा था कि एक ऐसी पत्रिका का संपादन करेंगे जो कि लोगों को बहुत पसंद आएगी। और साथ ही हम इनके बैकग्राउंड के बारे में भी जानेंगे कि ये लोग इसके पहले क्या क्या किए थे, कुछ ऐसा काम पहले किए थे कि ये पहली बार इन्होंने इस तरीके का काम किया है। और फिर जैसा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं से हम लगातार पूछते हैं, क्योंकि अब ये लोग थर्ड सेमेस्टर में हैं, ये चूँकि टैग इनके साथ है, तो फिर ये नए भारत के निर्माण के लिए आगे क्या सोचेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का इस प्रोग्राम में स्वागत है। निधि से हम पहले पूछते हैं कि अपना, निधि, एक बैकग्राउंड बताइए कि बचपन में आप कैसी थी, क्या करना चाहती थी, और आपकी जो जर्नी है अभी तक वो कैसी रही। तो नमस्कार। तो मेरा जो जन्म हुआ है और जो मेरा पालन पोषण हुआ है वो दिल्ली में हुआ है। मेरा स्कूलिंग सब दिल्ली से कंप्लीट हुआ है और मैं दिल्ली से लेकिन मैं मूलतः बिहार से रहने वाली हूँ। बिहार के मिथिला रीजन से मैं बिलोंग करती हूँ और जैसा कि माना जाता है कि मिथिलांचल का जो कल्चर है वो बहुत ओल्ड है और अभी तक भी उसको लोग अभी तक भी उसको निभा रहे हैं। अभी भी सबसे ज़्यादा पौराणिक चीज़ें जो है मिथिलांचल में हो रही है। और जो मेरे घर पे जो नॉर्मल भाषा बोली जाती है वो मैथिली ही बोली जाती है। तो बचपन से ही मैथिली और हिंदी का मेरे पे बहुत असर रहा है। और जो मेरे नाना जी रहे हैं वो उनका जो पीएचडी है वो हिंदी में या काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही हुआ है, जो कि 1900 के दशक के आसपास हुआ था मेरे नाना जी का। तो निधि जी, एक बार मैं आपको रोकना चाहूँगा। मैथिली में आप हमारे दर्शकों को एक जो है अभिवादन कर सकती हैं कि हिंदी प्रकाशन समिति में आपका स्वागत है। हाँ, अहाँ सबको हम गोर लगै छी, अहाँ सब नीक छी, हमहूँ नीक छी। और मैं हिंदी प्रकाशन समिति में अहाँ सबक हम अभिवादन करै छी, कियाकि ई अचिंत्य त्रैमासिक पत्रिका के हम शुरू केलहुँ और हम पहिल संपादक छी। हमर संगे देवांश पांडे संपादक छथिन और और हम ज्ञानेश्वर सर के बड़ बड़ आभार करै छी कि ओ हमरा ई मौका देलखिन कि हम ई मंच पे आबि कऽ ई पत्रिका के संपादक कऽ सकलहुँ। क्या बात है, भाई, तो नेपाली से बहुत मैच कर रहा है। हाँ सर, हाँ। नेपाल रीजन में भी बहुत जगह मैथिली बोला जाता है, काठमांडू हाँ, साइड तो तो। 1900 के राउंड आपके दादाजी यहाँ पढ़े। नाना जी। नाना जी, हाँ हाँ। ठीक, तो फिर हाँ। उनका हिंदी में बहुत ही रुचि रहा है और मेरे नाना जी जो हैं वो रांची में रहते हैं और रांची का उनका पूरा स्कूलिंग वगैरह सब उन्होंने वहाँ पे किया है। वहाँ पे वो प्रोफेसर रहे हैं और उनका विद्यापति समारोह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, बहुत ज़्यादा वो इसमें रुचि रखते हैं। स्टेज पे जाना, स्टेज पे बोलना। तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि स्कूल टाइम से मैं बहुत इन सब चीज़ों में एक्टिव रही हूँ हमेशा से ही। हम्म। और स्टेज पे बोलना, स्टेज पे रखना हमेशा ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा भी बहुत स्टेज पे एक्टिव रहते हैं, वो भी जगह जगह पे पार्ट लेते रहते हैं। और पापा से ही फिर मेरे अंदर भी ये आया कि मुझे बहुत लोगों से डर नहीं लगता है। लोगों के सामने अपने विचार प्रस्तुत करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इसको यहाँ बीएचयू में भी कर रही हूँ। और अचिंत्य के माध्यम से मुझे ये मंच मिला कि अब तो मुझे काफ़ी लोग यहाँ जानने लग गए हैं। तो आपकी पढ़ाई लिखाई जो है वो होने के बाद आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सीधा एडमिशन लेने के लिए आई, या फिर आप जो है वो इसके पहले भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय आई हुई। नहीं, मैं कभी बनारस नहीं आई थी और मैं नीट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रही थी क्योंकि 12th में साइंस लेके ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो होती हैं वो यही सोचती हैं या तो इंजीनियरिंग या मेडिकल। तो मेरे घर में भी सबने मुझे मेडिकल के लिए ही बोला था। तो और मैंने उसका तैयारी किया लेकिन कभी भी
ऐसा हुआ कि तैयारी के दौरान उस वक़्त कोविड आ गया था, तो हम लोगों का प्रोग्राम बना कि बनारस घूम के आते हैं। और मेरे पापा ने उस वक़्त मुझे ऐसा कहा था कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हमेशा बनारस में ही सेटल हो जाओ, तुम्हारे घूमने का सपना ही पूरा हो जाएगा। और फिर वही हुआ कि हमने सीयूटी पीयूजी का रिज़ल्ट देखा और फिर उसमें मेरा मेरा डीयू में हो गया था, और हम लोग डीयू में, और बीएचयू का रिज़ल्ट जनरली डीयू से लेट ही आता है। तो मेरा डीयू में हो गया था, हम लोग फीस वगैरह जमा कर चुके थे, और कॉलेज देखकर मैं और मेरे पापा वापस मेट्रो से आ रहे थे। उस वक़्त बीएचयू का लिस्ट आया और उसमें मेरा नाम था, तो बहुत अच्छा क्या लगा मुझे। बात है, वाह। तो देवांश जी, आप अपना बैकग्राउंड भी हम लोगों से साझा करें। जी नमस्ते सभी को। मेरे बैकग्राउंड की बात करें तो मैं यूपी के पूर्वांचल भाग से आता हूँ, और मेरा ऐसे मूलतः निवास तो मेरा मिर्ज़ापुर ज़िला में आता है, बेलवन गांव में। लेकिन मैं रहा हूँ, पला बढ़ा मेरा सोनभद्र ज़िला में हुआ है, वहाँ पे रेणुकूट शहर है। मेरे पिताश्री वहीं पे ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वहाँ पे मेरे पिताश्री जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे हैं, और मेरी माताश्री अ, हिंदी माध्यम स्कूल की प्रधानाध्यापिका है। तो घर में शुरू से ही मेरे टीचिंग का ही पूरा माहौल रहा है। मेरे दादाजी जो थे वो भी ये जीआईसी के वो लेक्चरर थे। मेरी मौसी जो हैं वो भी ऐसे ही हिंदी माध्यम विद्यालय में शिक्षिका हैं, और मेरी माताश्री भी। तो मेरे दादाजी जो थे वो भी हिंदी में लेखन का कार्य करते थे, और मेरे नाना जी का जो लेखनी था वो पूरे देश में प्रचलित भी हुआ था, जो उन्होंने रामायण की समरी लिखी थी। तो घर में शुरू से ही हिंदी का माहौल रहा है, तो इसीलिए हिंदी के लिए और देश के लिए अलग ही प्रेम बढ़ गया है। और कविताओं में भी शुरू से ही, बचपन से ही धीरे धीरे रुचि बनने लगी। तो शुरू से ऐसा ही था कि घर का पूरा माहौल था हिंदी का, और मुझे विज्ञान भी पसंद था। तो ऐसे ही बातें शुरू से ही बनने लगी, एक तरफ साहित्य का लगाव, एक तरफ से विज्ञान का भी लगाव। तो 10th के बाद जैसा कि लेना ही रहता है हमें, साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम, और बायो मेरा अच्छा ही लगता था मुझे। और घर में जैसे कि शुरू में ही या तो अभियंत्रण में जाओ या तो फिर चिकित्सा में जाओ, तो मेरा भी यही चिकित्सा की तरफ झुकाव ज़्यादा था, क्योंकि मैं बहुत इन्फ्लुएंस होता था इन सारी चीज़ों से। तो शुरू में मैंने भी ऐसे ही नीट की प्रिपरेशन करी, दिल्ली गया, आकाश में एडमिशन लिया, 2 बार अटेम्प्ट भी किए। फिर उसके बाद मेरा भी उतना बहुत थोड़े से उससे रह जाता था। फिर मेरा भी, क्योंकि विज्ञान के प्रति भी झुकाव था, तो मेरा अंदर से मन करता था कि मेरे को विज्ञान में बहुत ही डीप स्टडी, बहुत ही गहरे में जाना है। तो मैंने फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आने का फिर प्लान किया। फिर उस हिसाब से सीयूईटी में मेरा भी अच्छा स्कोर आया था, तो इसलिए मैंने भी यहीं दाखिला लिया। और ये बात मुझे मेरे नाना जी ने बताई थी कि हिंदी साहित्य में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बहुत अच्छा काम होता है, तो इसलिए भी मुझे पसंद था। तो फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने वो चीज़ पाई भी। और जैसा कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हिंदी को लेके माहौल, और फिर शुरू से ही मेरी इसमें रुचि थी। मैंने इधर अपनी कविताएं सुना सुना के अपने बारे में लोगों को बताना शुरू किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे सर ने मुझे जाना। फिर अचिंत्य की बात आई, तो फिर उसमें तो मेरे को करना ही था, मेरा बहुत ज़्यादा मन था। और फिर ऐसे अचिंत्य पे मेरा रुचि है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक चीज़ आप लोग नोटिस किए होंगे कि ये तीनों जो है वो फेल्ड आउटपुट है, जो तीनों कहीं ना कहीं फेल हुए और उसके बाद एक दूसरे तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। तो एक चीज़ हम तीनों का आप लोगों के लिए ये कहना सबसे ज़रूरी कहना है कि अगर आप ज़िंदगी के किसी मोड़ पे फेल हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि रास्ते बंद हो गए हैं, और भी दूसरे रास्ते वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और बेहतर रास्ते शायद आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो देवांश जी, ये अचिंत्य शब्द जो है ये बड़ा दिल को छू जाता है, और इसकी जो डिज़ाइन भी है, उगता सूरज आपने बनाया हुआ है जो बनारस के घाटों से उग रहा है। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया? जी, तो जब अचिंत्य की बात चल रही थी, तो शुरू में सबसे पहला टास्क हमारे पास यही था कि अगर हम पत्रिका निकाल रहे हैं तो उसका एक हमें नाम ऐसा डिसाइड करना होगा जिसको जो लोगों के मन में एक गहरा प्रभाव छोड़े। और हमारा बेस था कि हमें उस पत्रिका का जो बैकग्राउंड था वो हमें विज्ञान ही रखना था। तो जब भी आप विज्ञान के बारे में सोचते हैं तो आपको कई सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, लेकिन विज्ञान में कई सारे ऐसे तर्क दिए जाते हैं जो कि कोई ना कोई उसके लिए दूसरा तर्क जो होता है वो उससे बेटर होता है। या तो विज्ञान में कोई भी चीज़ें हम डायरेक्ट वाइट या ब्लैक नहीं होता है, विज्ञान में कई सारी चीज़ें ग्रे जोन में आती हैं।
तो उसी चीज़ को ध्यान में रख के हमने ये नाम दिया अचिंत्य, क्योंकि विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें अकल्पनीय होती हैं। अगर हम किसी एक चीज़ को दावे के साथ कह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा दावा सही है। कोई ना कोई हमसे भी ज़्यादा विद्वान व्यक्ति होगा जो हमारे दावे को खारिज करके वो एक नया दावा पेश करेगा जिस पर पूरी दुनिया चल चलेगी, है ना? तो इसीलिए विज्ञान को अगर हम लोग अचिंत्य से समझें तो इसका मतलब हमें नए नए अनुसंधान करने पर ये सारी चीज़ें मजबूर करेंगी, जिससे हम नए नए डायमेंशंस और खोज सकते हैं विज्ञान के। तो इसलिए ये नाम मेरे दिमाग में है। पहले तो अकल्पनीय आया था, लेकिन अकल्पनीय थोड़ा सा ऐसा वाक्य में प्रयोग किया जाने वाला शब्द लगता है, तो अकल्पनीय से ही मेरे दिमाग में अचिंत्य आया, जिसका चिंतन हम करते हैं लेकिन हम उसके निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, लेकिन उसका एक अलग ही सही निष्कर्ष कुछ और होता है। तो इसलिए मेरे दिमाग में अचिंत्य आया। और ये जैसे जो इस एक मिनट सर दीजिएगा, जैसे ये पत्रिका को अगर आप देखें तो इसमें मैंने सबसे मेन नीचे काशी को बनाया है। काशी को इसलिए बनाया है क्योंकि आप जैसे भारत में ना कई सारी माया नगरी बोला जाता है, जैसे काशी हो गया, हरिद्वार हो गया, कांची हो गया, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जो माया नगरी कही जाती हैं, तो उसी में काशी भी आता है। और माया ऐसी होती है कि अगर आप वहाँ जाते हो तो आप दुनिया की जितनी भी पीड़ाएं आपको होती हैं या तो कुछ भी आपके मन में जो घर कर जाती हैं बातें, वो सब आप भूल कर एक अलग ही आप स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हो। तो वो चीज़ें आपके सोच के परे होती हैं। काशी में जो चेतनता है वो सोच के एकदम परे है। तो इसीलिए अचिंत्य का जब भी ध्यान करें तो काशी का ध्यान आना चाहिए। और उगता सूरज इसलिए था क्योंकि ये हमारा पहला संस्करण है, और जैसे कि बिहार में भी जो कल्चर रहा है, जो संस्कृति रही है, हम उगते सूरज से लेकर के डूबते सूरज तक की पूजा करते हैं। और बीएचयू का भी आप देखेंगे तो हमारा जो मैप है वो उगते सूर्य की तरह ही दिखाया जाता है। इसका मतलब ये है कि ज्ञान ज्ञान जो होता है वो हमेशा उगता है, मतलब कि वो जब उगता है तो सारे दिशाओं में उसका जो रेज होती हैं, जो किरणें होती हैं, वो फैलती हैं। तो ये ज्ञान का उगता सूरज है और अचिंत्य का भी उगता सूरज है। तो इसलिए यहाँ पे उगता सूरज दिखाया गया है। क्या बात है, वाह। तो इसके पहले आप दोनों लोग कभी मिल करके किसी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट पे काम किए थे कि ये पहला बार था? ये वैसे हम लोग बहुत कुछ सोचे थे, सेकंड ईयर में भी सोचे थे कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, क्योंकि पढ़ने तो सब लोग आते हैं कॉलेज में, और यही टाइम है जब हम पढ़ भी सकते हैं और अपने आप को अलग अलग चीज़ों में और भी जगह अपने आप को देख सकते हैं कि हमारे अंदर और क्या क्षमता है, कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। हम सेकंड ईयर में सोचे कि कुछ करें, लेकिन फिर थर्ड ईयर आते आते ऐसा हुआ कि हाँ, हम लोग पहली बार मिलकर क्योंकि देवांश का भी हिंदी बैकग्राउंड रहा है, उसको भी हिंदी बहुत इन्फ्लुएंस रहा है, फिर हिंदी से साइंस में मेरा भी हमेशा हिंदी घर पे रहा है, हर जगह रहा है। इंग्लिश भले ही मेरा इंग्लिश मीडियम से स्कूलिंग रहा है, इंग्लिश में पढ़ना लिखना सब इंग्लिश में, लेकिन हिंदी की तरफ एक अलग ही झुकाव रहा है कि हमेशा अपनी मातृभाषा को लेके ही आगे बढ़ना है। बिना भाषा के हम कहीं भी कुछ भी नहीं है। और फिर विज्ञान और हिंदी जब दोनों मिलेंगे तो ये हम लोग का पहला तो कोलैबोरेशन ये था। जो आपका बैकग्राउंड है हिंदी का, एक तरीके से जो डीएनए है हिंदी का वो आपके अंदर ऑलरेडी था, जी जिसको बस एक बार परिलक्षित होने की ज़रूरत थी, जी और वो आप लोगों ने अचिंत्य में करके दिखा दिया। जी सर। जी सर। तो अचिंत्य की जब परिकल्पना हुई, अचिंत्य को बनाने का काम हुआ, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आई होंगी। जी सर। तो आप लोगों ने उन कठिनाइयों को कैसे हैंडल किया? सर सबसे ज़्यादा कठिनाई अगर मेरे लिए बोला जाए तो मेरे लिए थोड़ा समय था, क्योंकि मेरे पास बहुत सीमित समय था। जैसे कि हम दोनों ही थर्ड ईयर में हैं और जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, और जब आप बोलते हैं कि आप स्नातक की उपाधि लेंगे साइंस में, तो आप उस उपाधि को एकदम अंदर से बोलते हैं कि हाँ, मैं इस सब्जेक्ट में या इस विषय में एकदम स्नातक की उपाधि ले चुका हूँ, जिसको हम ग्रेजुएशन इंग्लिश बोलते हैं। तो कहते हैं कि जब हम ग्रेजुएशन बोलते हैं तो हम ग्रेजुएशन को मीन करते हैं। इतना काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, क्लासेस मैनेज करना और फिर क्लास के साथ ये करना, फिर हम लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहा था उसका तैयारी करना। तो समय हमारे लिए, मुझे लगता है मेरे लिए समय बहुत सीमित था। तो ये सबसे बड़ा कठिनाई था कि उस समय में रह के हमको इसको बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर करना था। मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ये पहली पत्रिका थी। वैसे मैं जब विद्यालय में था तो संपादन का कार्य मैंने किया था, लेकिन तब तक मैंने केवल उसे प्रूफ रीडिंग तक ही सीमित था। ये पहली बार था मेरा कि मैंने इसको पूरा शुरू से डिज़ाइन से लेके अंत तक का कार्य मिला था। तो शुरू में ये था कि हमें नया नया ऐप चलाना आया नहीं था, लेकिन हमने कहीं ना कहीं से देख के सीखा या अपना एक्सपीरियंस लिया, उस हिसाब से सीखा तजुर्बे के हिसाब से। और फिर उसके बाद उसमें कई कई जैसे लोग जब अपना वो लेख भेजते हैं या तो कुछ भेजते हैं तो उसको कैसे कैसे हमें, मतलब पहली बार हमें टीम को भी मैनेज करना था अपने, और फिर ये टाइम जैसे निधि ने बताया वो भी था, हमारा रेगुलर करिकुलम भी उस हिसाब से चल रहा था।
और ये एक्स्ट्रा करिकुलम भी हमें मैनेज करना था। और क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पत्रिकाएं हम मतलब BHU में हमारे विश्वविद्यालय में बहुत सारी आई हैं, लेकिन हमें एक अलग हट के एक पत्रिका निकालनी थी। तो सबसे बड़ा वही सोचना था कि हम इसमें ऐसा क्या कर दें कि ये पत्रिका थोड़ा सा अलग से दिखे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक चेहरा बने। तो इसीलिए हमने इसमें कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें डाली हैं, अपने जो डिज़ाइन किया है ऐसे इस हिसाब से किया है ताकि ये बहुत बड़े तबके के लोगों तक पढ़ाई जाए। और वही सोचना ही एक बड़ी चुनौती थी हमारे लिए, लेकिन हमने उसे बखूबी निभाने की कोशिश की है। साइंस, जैसे कि हम लोग साइंस के स्टूडेंट्स रहे हैं और कभी भी हम लोगों ने डिजाइनिंग का काम ये सब नहीं हाँ। किया है। ये सब मैंने बस अपने पापा को ही करते देखा है, क्योंकि उनका ऑफसेट प्रिंटिंग का काम रहा है। तो यहाँ आके फिर वो डिजाइन करना, फॉन्ट चेंज करना, और तो ये सब हमारे लिए थोड़ा बहुत मुश्किल था। इवन बहुत मुश्किल था उसको शुरू से सीखना, फिर शुरू से करना। और दोनों एक दूसरे को समझा के कुछ ना कुछ कर रहे थे कि ये काम तुम करो, ये काम हम करते हैं। फिर दोनों का काफी काफी जगह मतभेद भी था, लेकिन उसको रिजॉल्व करके हम लोग एक जगह पे पहुंचे और हमने ये लॉन्च किया। क्या बात है। क्योंकि जब ये प्लान बना था तो इसमें 1% भी ये नहीं था कि इसको हम लोग प्रिंट में निकालेंगे। जी जी। सर। हम लोग ज़्यादातर जो है वो ऑनलाइन। चीज़ें ऑनलाइन ही ऑनलाइन। करते हैं। लेकिन आप लोगों ने जो डिज़ाइन इतनी बेहतरीन कर दी कि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था कि इसको प्रिंट में ना निकाला जाए। और प्रिंट में ये जितनी खूबसूरती से निकला वो अब लोगों को पता खुद ही चल रहा है। और इसकी डिमांड मैं इतनी बढ़ गई है मैं कि इसके कवर पेज के बारे में और बताना लोग चाहता हूँ। इसको मांग रहे हैं। तो अभी अचिंत्य के बारे में आप बताएंगे, लेकिन अभी रुकिए, अभी पहले आप लोगों के बारे में लोगों से बात हो जानी चाहिए। देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ ये समझ में आई कि इन दोनों लोगों ने एक चीज़ बड़ा अच्छा किया, वो टाइम का मैनेजमेंट। क्योंकि हम जब विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो हमारा प्राइमरी काम है कि हमको पढ़ाई करना, अपने असाइनमेंट्स करना। लेकिन उसके साथ अगर हम कहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए या फिर सोसाइटी के लिए, तो वो बहुत एडिशनल पॉइंट हो जाता है। और इन दोनों लोगों से यही समझ में आया कि दोनों लोगों ने टाइम का जो मैनेजमेंट किया, एक दूसरे के साथ इसके पहले इन लोगों का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था काम करने का। अपना बैकग्राउंड थोड़ा बहुत इन लोगों ने इस्तेमाल किया और उस बैकग्राउंड के बेसिस पे इसको एक बड़ा इतिहास एक तरीके से इन लोगों ने बना दिया। लेकिन जैसे कि बहुत सारी पत्रिकाएं निकलती हैं, चली जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो क्या आप दोनों लोगों ने सोचा कि अचिंत्य का भविष्य क्या है? जी सर, अचिंत्य का भविष्य हमने ज़रूर सोचा है। और इसका भविष्य हम जो इसका मेन जो हम फोकस रखना चाहते हैं वो ये रखना चाहते हैं कि आज भी भारत वर्ग में बहुत लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साइंस से डरते हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं अपने आसपास देखती हूँ, मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ वहाँ पे मुझे लगता है कि 3 या 4 बच्चे हैं जो साइंस लेके पढ़ रहे हैं। बाकी लोग साइंस नहीं लेते हैं क्योंकि साइंस से लोग डरते हैं कि बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा। जबकि ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस 3 विषयों में सबसे इजी साइंस है, क्योंकि आपको समझना होता है। आपको ज़्यादा देर तक चीज़ों को समझने के लिए बैठना पड़ता है, याद नहीं करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे आस-पास हो रही है उसके बारे में एक जिज्ञासा होती है कि ये चीज़ क्यों हो रहा है, ये चीज़ क्यों हो रहा है, उसके बारे में जानना ही साइंस है। तो सॉरी सर, मैं आपका प्रश्न भूल गई। नहीं, मेरा सवाल नहीं था, मेरा यही था कि आप दोनों लोगों ने भविष्य जो क्या है? सामंजस्य बिठा करके काम किया वो बहुत काबिले तारीफ है। अब हाँ। हम आप लोगों से ये भी पूछना चाहेंगे थोड़ा डिटेल्ड कि इसकी जो हर एक पेज, क्योंकि इसमें लिमिटेशन था कि 40 हाँ। पेज में ही बनाना है, तो इसकी हर एक पेज आप लोगों ने क्या क्या सोच करके डिज़ाइन किया? तो सर, कवर पे सबसे पहले देवांश ने ही डिसाइड किया था कि सर कवर पेज ऐसा बनेगा। कवर पेज की अगर आप बात करें तो कवर पेज में मैंने एक बात तो आपको बताई कि जैसे कि मैंने यहाँ पे काशी का चिंतन किया है और यहाँ काशी को अचिंत्य बताया है, ठीक है, चिंतन और अचिंत्य एक साथ। फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं कवर पेज को जब आप हटाएंगे तो आप मैंने एक इफेक्ट डाला है यहाँ पे कि इधर DNA देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये था कि हमने एक काशी की जो ये अचिंत्य है जो काशी, उसके भीतर का हमने दिखाया है कि हमने पत्रिका के भीतर का दिखाना चाहा है कि ये पत्रिका विज्ञान को संबोधित करती है। इसीलिए जब हम पत्रिका को अगर थोड़ा सा भी हटाएंगे तो इसमें हमारे आम जीवों की तरह इसमें भी DNA दिखेगा। एक तरीके से विज्ञान के साथ इसमें जुड़ाव है।
और फिर आगे देखेंगे तो लेकिन ये कवर पेज पे भी हम लोग का बहुत मतभेद रहा है, क्योंकि मुझे इसका कवर पेज कुछ और रखना था, इसको कुछ और रखना था, लेकिन फिर बाद में हम लोग इस पे सीमित हो गए। तो हम लोगों को एक वो बहुत आपस में आया है कि हाँ, आराम से भी काम किया जा सकता है। और इसका जो ये वाला पेज है, ये मदन मोहन मालवीय जी को समर्पित था इसका। और फिर इसमें तो यहाँ पे हमारे डायरेक्टर ने यहाँ पर लिखा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए एक विशेष संदेश देते हुए लिखा है। उसके बाद यहाँ से फिर धीरे धीरे आर्टिकल सब शुरू होता है। नहीं, जो आप लोग संपादकीय लिखे, हाँ, ये इसमें संपादक कुछ की। मतभेद था क्या? नहीं सर, इसमें मतभेद नहीं था, ये सब हम दोनों मिलकर एकदम लिखे कि संपादकीय मिलके लिखे थे। संपादक के हम दोनों मिलकर लिखे थे कि हाँ ये लिखना था हमको बचपन में। इसमें हमारा कोई मतभेद नहीं था, लेकिन डिजाइन को लेके हम दोनों का हमेशा मतभेद रहा है कि ये रखना है ये नहीं रखना है, तो वो करते हुए डिजाइन का मतभेद रहा है। इस पे आगे धीरे धीरे आर्टिकल चलता है। आर्टिकल्स में मैंने, आप जब भी कोई आर्टिकल इसमें पढ़ते हैं तो आपको आर्टिकल्स का फ्रंट पेज, जो पहला पेज है, वो देख के आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाएगा कि इस आर्टिकल्स में रहे, इस आर्टिकल में हो क्या सकता है। तो उस हिसाब से मैंने, मतलब हमने इसे बनाने की कोशिश की है। जैसे कि इसी में आप देख सकते हो कि ये आर्टिकल प्रशोग में प्रेम की अभिव्यक्ति दिखाना चाहता है, तो उस हिसाब से आपको इसमें चित्रण भी मिलेगा उस हिसाब से, तो सब में यही किया गया है और यही है, इसी हिसाब से हमने इसे डिज़ाइन किया है। वाह, बहुत बढ़िया। तो अब आप लोग हो सकता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आगे जाएं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का टैग है आपके साथ, और आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए। हिंदी प्रकाशन समिति जो बड़ी मुश्किल से चल पा रही थी, उसको आप लोगों ने एक अच्छा कलेवर दिया और एक स्पीड दे दिया, वो दौड़ रही है। तो आप लोग का अगर भविष्य के बारे में पूछा जाए तो कोई प्लान है आप लोगों का, डेफिनेट प्लान है, या जो है आप लोग सीधे ही अपने करिकुलम को पढ़ते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि मुझे ये बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि जो मेरा जनरेशन था वो इंजीनियरिंग और बायोलॉजी की और इंजीनियरिंग और इसकी मेडिकल की बात करता था, लेकिन अगर ये आपका जनरेशन जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल की ही बात करे, उसके अलावा और कुछ सोचे ही ना, इसके जबकि बहुत सारे रास्ते अभी तो खुले हुए हैं, तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है मेरे लिए। तो अपने भविष्य के बारे में आप लोग एक एक करके बताएं। हाँ, तो सर अभी तो हमने यही सोचा है कि पहले क्यूरिकुलम फॉलो करेंगे। एक डेफिनाइट सेट ऑफ एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है, फिर आप वो किसी भी फील्ड में लें। लेकिन ये सोचना कि बस मेडिकल और इंजीनियरिंग में आपका कुछ हो सकता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी क्षमता को देख के आप एग्ज़ाम दीजिए, जो भी एग्ज़ाम आपके आ रहा है आप सब दीजिए। जैसा कि मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि तुम्हें जो फॉर्म भरना है तुम सब फॉर्म भरो। इवन मैंने एक बार मजाक में उनको बोला था कि पापा मुझे मिस इंडिया का फॉर्म भरना है। और कहते हैं ना कि मतलब हर हर आदमी के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है, लेकिन हर सक्सेसफुल बेटी के पीछे हमेशा उसके पिता का हाथ रहता है। तो मेरे पापा ने बिल्कुल कहा भरो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में इतना खुला विचार इसलिए है और इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन इसलिए ले पाती हूँ क्योंकि मेरे पापा मेरे साथ है। मुझे लगता है कि मैं जो भी करूँगी ही वॉज ऑलवेज लाइक कि हाँ तुम करो, तुम करो, तुम सही ही करोगी। तो उनका एक विश्वास हमेशा मेरे पे रहता है कि तुम जो करोगी तुम सही करोगी, तुम अच्छा करोगी। तो हाँ, बिल्कुल आगे का विचार है हम लोगों का कि हम लोग करिकुलम फॉलो करेंगे, डेफिनेटली फॉलो करेंगे, लेकिन सिर्फ कॉलेज जाके कॉलेज में पढ़ेंगे ही नहीं, उसके आसपास जितना कुछ कर सकते हैं, किसी भी तरीके से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो करेंगे। और प्लान तो सब बनाते हैं, हम लोग का भी प्लान है, लेकिन हाँ डेफिनाइट कुछ मत रखो कि मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम सर एक ऐसा जाल बन के रह गया है ना कि जहाँ बच्चे बस फंसते जा रहे हैं। आप 1 साल दो, 2 साल दो, लेकिन 2 साल के बाद आपको जरूर अपना फील्ड बदलना चाहिए। और आगे बहुत कुछ है डिस्कवर करने के लिए। आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इतना एक्सपोजर मिलता है कि मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, मुझे डीयू का नहीं पता, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय साइंस के लिए बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। तो आप आइए, आप पढ़िए, आपको बहुत जगह एक्सपोजर मिलेगा, आईआईटी, आईएमएस सब। मेरा मानना यह है कि जब भी आप कभी भी अपना इंटरेस्ट चूज़ करते हैं, तो जो आपकी रुचि होती है वो पूरी तरीके से अनअफेक्टेड होनी चाहिए आपके आसपास के लोगों से। आपकी रुचि केवल आपकी रुचि होनी चाहिए। जैसे मेरी रुचि थी विज्ञान की, ठीक है, लेकिन मेरी रुचि भी आसपास के कई सारे लोगों से अफेक्ट हो जा रही थी, इसलिए मैंने भी मन बना लिया था कि मुझे विज्ञान नहीं, मेरे को चिकित्सा विज्ञान में ही जाना है। लेकिन जब मैं बीएचयू आया
तो मेरे को अपने अंदर की बात पता चली कि नहीं, मेरे को तो यहाँ अच्छा लग रहा है ना। तो एक बात जो एक वो रह जाता है मन में, एक अवसाद रह जाता है कि मेरा नहीं हुआ, उस बात को यहाँ पे 1 या 2 महीने ही लगे मुझे उसे भुलाने के लिए। तो ये कई सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो मन में एक दीवार बना देते हैं जिसे आपको ही गिरानी है। वो बना देते हैं कि नहीं, अगर या तो मेडिकल नहीं हुआ या तो इंजीनियरिंग नहीं हुआ, तो एक दिमाग एकदम से आगे ब्लैंक हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर अगर भारत को असल मायने में विकसित करना है ना, तो हमें ये अभियंत्रण और ये चिकित्सा विज्ञान के जगत से उठ के हमें विज्ञान के जगत में भारत को आगे ले जाना, क्योंकि जितने बड़े से बड़े, चाहे वो अमेरिका ले लो, चाहे चाइना या जापान, सब किसी को भी ले लो, वो ना ही केवल ये, भले ही इंडिया चिकित्सा और इंजीनियरिंग में आगे है, बट साइंस में इंडिया अभी भी आगे जाना बचा है। और उसे हम जैसे लोग ही ले जा सकते हैं जिसका इन दोनों से हट के भी थोड़ा सा इंटरेस्ट कोर साइंस में भी आएगा। जैसे हमारे यहाँ जो फील्ड सिखाए, अगर आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय चूज करना है, तो यहाँ पे केवल ये 2 चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, आप कोई भी सब्जेक्ट पे हाथ रखो यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे आना ही एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और अगर यहाँ से निकलने की भी बात हो रही है ना, तो यहाँ से निकलेंगे भी तो एक ये माइंडसेट से निकलेंगे कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो वो, ये जो हमने अचिंत्य का काम संभाला है, तो हमें ये ज़रा भी नहीं सोचना है कि ये काम हम छोड़ देंगे। ये हमें एकदम अपने दिमाग में ये बना के रखना है कि हम आगे जा रहे हैं तो इसके और परिवेश हम खोल सकते हैं, हमारी दुनिया और बड़ी हो सकती है, हम कई कई तरह के लोगों से मिल सकते हैं। तो सीधा सीधा प्लान ये है मेरा कि अगर मैं यहाँ से कहीं बाहर किसी और जगह जाता हूँ, तो मेरा ये काम रहेगा कि मैं अचिंत्य के लिए और नए नए लोगों को इकट्ठा करूँ, इसके बारे में और जागरूकता फैलाऊँ। और सबसे बड़ा मेरा एम ये है कि मैं हिंदी के लिए लोगों को जागरूक करूँ, हिंदी में विज्ञान संचार को प्रमोट करूं, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग हिंदी भाषी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया भर में दब के रह जाते हैं। आप देख सकते हो दुनिया में जितने विकसित विकसित या तो भारत के जैसे विकासशील देश हैं, वो सबसे ज़्यादा अपने लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर हम भारत को अगर विश्व पटल पर लाना चाहते हैं, तो हमें हिंदी को भी ज़्यादा ज़्यादा प्रमोट करना होगा, क्योंकि संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, और भी जितनी मूलतम भाषाएं हैं भारत की, वही दुनिया में जाएंगी, तभी भारत की संस्कृति का प्रचार हो सकेगा। तो मेरा ये मानना है। बहुत बढ़िया। क्योंकि हुआ क्या कि जब कोविड का सेकेंड वेव आया उसके बाद हम लोगों ने एक सर्वे किया, और उस सर्वे में हम लोगों को ये दिखा कि 70% से ज़्यादा लोगों ने फेक न्यूज़ पे भरोसा किया, और जो रील्स और ये सब सारी चीज़ें आती थी बस उनको लोग देखते थे। तो ये विज्ञान भी एक हिंदी में निकालने का, विज्ञान पत्रिका भी एक वही माध्यम था कि हम न केवल विज्ञान पत्रिका निकालेंगे जो पढ़ लिख सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि हम इसको लिमिटेड रखेंगे यही निकालने के लिए, इसके अलावा वीडियोस भी बनाएंगे और लोगों तक अपनी बात भी पहुंचाएंगे। और आगे चल के ये भी प्लान है कि हम भोजपुरी में भी विज्ञान को एक जो है मुकाम दें। तो देखिए, एक तो आपके जूनियर स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हैं, उनके लिए बहुत कंफ्यूज है। आजकल की जो पीढ़ी है वो बड़ी कंफ्यूज है, डिसीजन ही नहीं ले पाती, है ना। तो पहले तो हम नेशनल लेवल पे बात करना चाहते हैं। जो भारतीय बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन करने आ रहे हैं और बहुत कंफ्यूज है, मेडिकल लें कि अपना स्टार्टअप शुरू करें, कि जो है वो कंप्यूटर का कुछ कोर्स करके कुछ नौकरी कर लें। पैसा कमाना एक बड़ा जो है अंधाधुंध टाइप की कहानी हो गई है कि हम बस किसी ये इनके कारण पैसा कमाएं। थोड़ा कंप्यूटर बढ़िया सीख जा रहे हैं तो लोगों को गलत लिंक भेज करके उनके अकाउंट से पैसा खींच ले रहे हैं, उसमें युवाओं को खुशी मिल रही है। और पूर्वांचल का एक बड़ा तबका जब उसको नौकरी मिलती है तो वो बड़े गर्व के साथ कहता है कि अरे बहुत ज़्यादा काम नहीं है इस नौकरी में। तो इसका मतलब कि क्या वो मेहनत नहीं करना चाहता है? तो आप लोगों का संदेश एक एक करके बताइए कि जो कंफ्यूज्ड पीढ़ी है जो भारत की, वो कैसे अपने आप को, क्योंकि रास्ते हजार हैं, उसमें से डिफरेंट रास्ता कैसे चुन सकती है? सर, जैसा कि आपने अभी पैसे का बात किया, तो पैसा तो ऐसे है कि वो हर जगह बिछा है, बस आपको उसको कमाने का हुनर होना चाहिए, पर सही ढंग से होना चाहिए। तो वो तो हम अपने घर से सीखते हैं, हमारा संस्कार कैसे है, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, बात विचार व्यवहार ये सब कैसा है, तो हम गलत जगह पे नहीं जाएंगे।
बाकी बात रहा कि कैसे हमें आगे जाना है, सबसे पहले यही है कि आप कॉम्पिटिटिव फील्ड में मत उलझिए। आप हर कॉम्पिटिशन को 1 साल दीजिए, 2 साल दीजिए, लग के तैयारी करिए, और नहीं हो पाया कोई बात नहीं। आगे बहुत फील्ड है, आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपका घर आपको सपोर्ट करता है, सब अच्छा है, तो आप कुछ ना कुछ ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर लेंगे, और कहीं न कहीं आपको ज़रूर मौका मिलेगा कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करने का। बाकी बात रहा है उलझनों का, तो अभी तो हम लोग भी इतने बड़े नहीं हैं कि लोगों को गाइड करें, लेकिन हाँ, अपने से छोटे लोगों को ज़रूर गाइड कर सकते हैं कि आप बीएचयू आए हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये अभी तक सर किसी को नहीं पता है कि हम लोग जो बीएचयू में जो किताबें रेफर करते हैं, ज्ञानंग हो गया, गाइटन हो गया, लेनिंजर हो गया, जो हम बायोकेमिस्ट्री के लिए रेफर करते हैं, ये सब वही किताबें हैं जो मेडिकल के लोग भी अपना फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी इसके लिए रेफर करते हैं। और ये मुझे पता चला बीएचयू की लाइब्रेरी यूज करके, वहाँ पे मैंने इंटरेक्ट किया लोगों से, तो उनमें से एक ने कहा, अरे तुम क्या मेडिकल फील्ड की हो? मैं गेनोम उठाने गई थी, उन्होंने कहा कि तुम मेडिकल फील्ड की हो? मैंने कहा नहीं, मैं बीएससी कर रही हूँ। अरे तो वो मेडिकल की, तो उन्होंने बोला मैं भी यही किताबें पढ़ता हूँ और मैं एमबीबीएस का हूँ। तो मुझे ये सुन के बहुत आश्चर्य हुआ कि फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री हम लोग सेम उसी फील्ड का पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बहुत कुछ है, लेकिन जब आप बीएचयू आते हैं, आप अपना रखिए कि आपको यहाँ से ग्रेजुएशन करना है, और आप डेफिनेटली उस डिग्री को मीन करेंगे। यहाँ के टीचर्स, यहाँ का स्टाफ, हर कोई बहुत कोऑपरेटिव है। वर्कलोड सर ज़्यादा है, लेकिन हाँ, लेकिन आप जब यहाँ से निकलेंगे तो आप मीन करेंगे उस डिग्री को कि मैं इस डिग्री में था, और मैंने इस डिग्री को बहुत कुछ सीखा। इवन मेरे आसपास घर के लोग भी पूछते हैं कि बीएससी में इतना पढ़ना पड़ता है। तो हाँ, बीएससी में भी बहुत पढ़ना पड़ता है। आप कुछ भी अच्छा करेंगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत मेहनत करने से बहुत कुछ अच्छा बिल्कुल मिलेगा। मेहनत करिए, मेहनत से मत डरिए। और हाँ, बिहार में लोग बोलते हैं, या पूर्वांचल साइड ही लोग बोले जाते हैं, या तो लोग एकदम कुछ नहीं करते, और करते हैं तो डायरेक्ट आईएएस आईपीएस, एकदम जो हमारे तबके में बड़ा नौकरी बोला जाता है उसको माना जाता है। तो ज़्यादातर लोग पूर्वांचल के लोग आईएएस आईपीएस, साइंटिस्ट, आप ज़्यादातर देखेंगे कि अभी भी नासा में इंडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा हैं वहाँ पे, और इंडिया में भी पूर्वांचल के लोग वहाँ पे ज़्यादा हैं, पूर्वांचल के या साउथ के लोग। तो पूर्वांचल हर जगह है, और पूर्वांचल के लोग बहुत मेहनती करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, शायद वो रास्ता भटक जाते हैं, सही रास्ते, सही दिशा की ज़रूरत से हर कोई सही रास्ते में मेहनत करना चाहता है। लेकिन हाँ, पूर्वांचल के लोग बहुत मेहनती होते हैं, मेहनत से नहीं डरते हैं वो लोग। हम्म, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारत की जो युवा शक्ति है, भारत की जो युवा जन आबादी है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और अगर ये जो हमसे प्रश्न किया गया है, अगर युवा अपना पोटेंशियल, जो उनकी शक्ति है, अगर वो उसे पहचान ले जैसे हनुमान जी ने पहचाना था, तो भारत को किस परचम तक नहीं ले जा सकते हैं। मेरा मानना यह है कि जो भारत की जो युवा है, वो मेहनत नहीं करना चाहती। जैसे कि आज हमारे हाथों में, या तो छोटे छोटे, अगर किसी घर में कोई छोटा सा बच्चा होता है, वो रो रहा होता है, तो उसको तुरंत शांत कराने के लिए फ़ोन फ़ोन में क्या खोलेगा, शॉर्ट वीडियोस और रील्स। और ये शॉर्ट वीडियोस और रील्स का सहारा लेकर जो हम अपना समय काटते हैं, हम अपना दुख हटाते हैं, या तो कुछ भी करते हैं, हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, घर में जाके दुख मिटाने के लिए रील्स देख रहे हैं, या कुछ भी हो हमारा, अगर हमें अगर कुछ भी अपना ध्यान भटकाना है, तो हम रील्स का प्रयोग करते हैं। अगर आज का जो युवा है वो अपना शक्ति पहचान ले, अगर हर का एक अपना कोई ना कोई एक इंटरेस्ट होता ही है, और बस कमी यहाँ हो रही है कि हम मेहनत नहीं कर रहे। हमें अगर किसी भी फील्ड में आगे जाना है तो हमें मेहनत करना है। हमें रील्स पर या इन सब पर, हमारे कुछ दिन पहले अभी यहाँ पे एक आईपीएस ऑफिसर आए थे, पीयूष मौर्य। उन्होंने कहा था, ये जो मोबाइल फ़ोन होता है ना, उसे अगर हटा दोगे तो तुम जीवन में कितना ही आगे बहुत आगे चले जाओगे। क्योंकि जब आप मोबाइल चला रहे हो तो आपके साथ के जो लोग हैं, वो उस समय मेहनत कर रहे हैं, आपका कंपटीशन और बढ़ता ही जा रहा है। तो सबसे बड़ा शिकार यहाँ की युवा जनशक्ति का यह है कि हम यहाँ पे मोबाइल में फंसे हैं, और जो और सारे देश के युवा हैं वो मोबाइल में नहीं फंसे हैं, वो अपने काम में फंसे हैं। तो हमें अपना ध्यान मोबाइल से हटा के अपने काम में लगाना होगा, तब जाके हमारे देश में जितनी भी ये सारे अनएम्प्लॉयमेंट, या तो ये सब की जो दिक्कतें हैं वो सारी ख़त्म होंगी। हमारा सबसे बड़ा आज के समय में ना, ज्ञान से ज़्यादा, ज्ञान तो है ही ज़रूरी, लेकिन उससे भी नॉलेज इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्किल्स बनाना। आप जितना से जितना अपना समय स्किल्स बनाने में आप लगाते हो, अगर आपको ये कंटेंट क्रिएशन में अगर इंटरेस्ट है, तो आप कंटेंट क्रिएशन में अपना इंटरेस्ट डेवलप करो। आज अभी देख ही रहे हो, हमारा देश कितना ज़्यादा प्रमोट कर रहा है ये वेब समिट के द्वारा, कि हम कितना ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये ऐसा कहीं नहीं रह गया कि कोई भी फील्ड बड़ा है या तो कोई भी फील्ड छोटा है।
ये बस इतना है कि आप उसमें कितना वक्त देते हो। तो मैं अपने जो युवा साथी हैं उनको केवल यही कहना चाहता हूँ कि भले ही आपका विज्ञान में इंटरेस्ट हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट हो, चाहे वो आपको कविताएं लिखने में हो, चाहे कहानियां, चाहे आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट हो, आप अगर अपने फील्ड में हो उसमें मेहनत करो। किसी के बहकावे में मत आओ कि हाँ ये फील्ड छोटा है, इसके आगे जाके भले ही स्ट्रगल्स होगा। जो मैकडोनल्ड्स हम लोग खाते हैं उसका जो ओनर था वो 84 साल में जाके उसको उसकी कंपनीज आगे बढ़ी थी। तो कोई भी उम्र नहीं होती, आप बस अपना काम करो, अपने स्किल्स पे ध्यान दो, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो, आप आगे जाओगे और देश को भी आगे ले जाओगे। और सर दूसरा हमारे यहाँ पे जो लैक हो गया है वो हो गया है घर वालों से मार पड़ना। मेरी मम्मी मुझे अभी तक मारती है। लोगों ने आजकल अपने बच्चों को मारना छोड़ दिया है। मारती हैं? मारती है। तो अभी मारना भी चाहिए। डांटती है। बिल्कुल सर मारना चाहिए। बट मार से बहुत युवा सर सुधरता है। एक डर होना चाहिए इंसान के अंदर। माँ बाप का डर तो सर बिल्कुल होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हाँ। नहीं नहीं, डर तो अब बच्चा एक लेवल तक बड़ा हो जाएगा, अब उसको हम झापड़ से मारे तो मारना तो बात से भी उसको समझाया जा सर सकता है। उस लेवल पे आके आप समझा सकते हैं, लेकिन बचपन से कम डरा के रखिए। आजकल बच्चों को डर ही नहीं है अपने माँ बाप का, बिल्कुल डर नहीं नहीं है। नहीं, डर देखो साइंस में ये है कि जो लोग स्ट्रेस में पलते हैं उनकी हाइट जो है वो कम होती है। सर एक मिनिमम तो हम अमाउंट ऑफ क्यों स्ट्रेस होना क्यों चाहिए। हाइट नहीं, स्ट्रेस आदमी, हर आदमी, ये देखो लाइफस्टाइल आजकल की या ऐसी हो गई कि स्ट्रेस अपने आप पैदा होगा उसमें, हाँ। और फिर उसको ओवरकम करेगा। तो उसकी सेल्फ वो है कि वो कितना कर सकता है। तो नहीं, मारना नहीं चाहिए भाई, हम लोग इसको बहुत अपोज करते हैं। किसी को मारना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग जो है इस कार्यक्रम में आए, तुरंत तैयार हो गए, ऐसे ही बैठे बैठे हम लोग इंटरव्यू की तैयारी कर लिए। तो बहुत धन्यवाद आपका, और फिर से धन्यवाद कि आपने अचिंत्य का जो है वो इतना बढ़िया कलेवर में इसको रिलीज किया है। और अब ये आपका अटूट बंधन है, ये आपका बच्चा है, इसको आप लोग जो है वो आगे बढ़ाइए। और हिंदी प्रकाशन समिति की ओर से आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के आगे के करियर के लिए भी हिंदी प्रकाशन समिति आपको ऑल द बेस्ट कहती है। आप लोग आगे बढ़े और देश सेवा करें। बहुत धन्यवाद थैंक आपका। थैंक यू।